हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट ए का जो पेपर आपको दिखाई दे रहा है। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है जो कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर के द्वारा लेबोरेटरी टेक्नीशियन का पिछले साल एग्जाम लिया गया था। इस पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा और 100 क्वेश्चन में से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि 3 अगस्त जो कल के दिन प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते जुलते दिखाई देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन। तो पहला ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, पारे की एक रेखा जो 4358 एकस्टॉन नमूने को उत्तेजित करती है। ठीक है, 4435 एकस्टॉन पर एक रमन रेखा देखी गई है। जो इसकी रमन रेखा क्या शिफ्ट होगी, तो इसको रमन रेखा निकालने के लिए पहले तो आपको रमन शिफ्ट निकालना पड़ेगा। जब 4358 का रमन शिफ्ट आप ज्ञात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22,946 के करीब हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 4435 एकस्टॉन का अगर रमन शिफ्ट निकालेंगे तो ये कितने हो जाएगा, 22,547 के करीब ये हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो वो कितने के करीब हो जाएगा, तो ये लगभग 399 के करीब हो जाता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 399 सेंटीमीटर हो जाएगा। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसको अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण की विशेषता क्या है, तो आयाम है, आवधिकता है, आवृत्ति की तरंग दर है और तरंग संख्या है। तो ये कह रहा उपर्युक्त सभी। तो इसकी जो विद्युत की चुंबकीय विकिरण की बात करेंगे तो ये तीनों के तीनों है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए मध्य आईआर क्षेत्र में मुख्य रूप से शामिल है। तो मध्य आईआर क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या शामिल है, तो इसका देखेंगे 4000 माइनस 100 सेंटीमीटर, 14,000 से 4,000 सेंटीमीटर तक और 4,000 से 400 सेंटीमीटर तक और 400 से 100 सेंटीमीटर तक मध्य आईआर क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या चीज़ें शामिल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर हो जाएगा, यानी 4000 से 400 सेंटीमीटर तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन उसी तरीके से देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि घूर्णी रमन स्पेक्ट्रम के मामले में प्रत्येक घूर्णी रेखा के बीच में जो पृथ्वीकरण है वो क्या है, बी है, 2b है, 3b है, 4b है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी नंबर 4b है। घूर्णी रमन स्पेक्ट्रम के मामले में प्रत्येक घूर्णी रेखा के बीच पृथ्वीकरण क्या है, 4b है, चौथा नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कौन सा संबंध एक द्विपरमाणुक अणु के तनन कंपन में शामिल 2 परमाणुओं के द्रव्यमान तथा तनन कंपन को सही प्रदर्शित करता है। तो ये पहले वाला प्रदर्शित करता है म्यू बराबर m1 प्लस m2 या m1 m2 या फिर म्यू बराबर m1 m2, उसके बाद फिर या करके m1 प्लस m2 या फिर म्यू बराबर m1 प्लस m2 बाई 2। इसी तरीके से म्यू बराबर m1 प्लस m2 2m1 m2। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, छठा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आईआर विकिरण को अवशोषित करता है। तो आईआर विकिरणों को कौन चीज़ अवशोषित करता है, समकोणीय द्विपरमाणुक अणु, विषमकोणीय द्विपरमाणुक अणु, ए और बी दोनों, या फिर द्विपरमाणुक अणु आईआर को अवशोषित नहीं करेंगे। यहाँ पर छठा क्वेश्चन का आंसर है। तो छठा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषमकोणीय द्विपरमाणुक अणु, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवा का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए सातवां क्वेश्चन, एंटी स्टॉक लाइनें तब निर्मित होती हैं जब क्या होते हैं, अणु फोटान को ऊर्जा देते हैं और इसके साथ साथ जो अणु होते हैं, अणु फोटान से ऊर्जा मिलती है, अणुओं और फोटान के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। सातवां क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, अणु जो होते हैं फोटान को ऊर्जा देते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है रमन स्कैटरिंग के दौरान निम्नलिखित में से किसे संरक्षित नहीं किया जा सकता है, कुल ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। आठवां नंबर, तो आठवां नंबर का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर गतिज ऊर्जा। ठीक है, रमन जो स्कैटरिंग होते हैं इनके दौरान संरक्षित नहीं किया जा सकता है, किसको, गतिज ऊर्जा को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9वां नंबर बता रहा है कि जो सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड एन कार्यात्मक समूह की अवशोषण आवृत्ति है सेंटीमीटर, जो प्रति सेंटीमीटर है क्या है। ठीक है, वो 3610 से 3640 सेंटीमीटर के बीच में,
1690 से 1760 सेंटीमीटर के बीच में, 2200 से 2252 सेंटीमीटर के रूप में, और 2850 से 2960 सेंटीमीटर के रूप में। 9वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2200 से 2252 सेंटीमीटर के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए, रमन स्पेक्ट्रम में स्टोक्स लाइनें शामिल होती हैं, क्या होती हैं, डेल्टा भी बड़ा है 0 से, ठीक है, डेल्टा भी छोटा है 0 से, डेल्टा भी बराबर है 0 से, डेल्टा भी पर निर्भर नहीं है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन, तो 10वां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डेल्टा भी जो होता है वो किससे बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा होता है। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वां का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि कमरे के तापमान पर किस अणु में अधिकतम घूर्णी एंट्रॉपी होती है, H2O2 D2 या फिर N2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर O2। कमरे के तापमान पर किस अणु में अधिकतम घूर्णी एंट्रॉपी होते हैं, तो O2 का होता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या मिलता है, घूर्णी स्पेक्ट्रा में एक घूर्णी अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण नियंत्रित होता है। बोहर क्वांटम स्थिति, और उसके बाद फिर अणु में एक स्थायी द्विध्रुवीय आघूर्ण होना चाहिए। इसके बाद फिर डेल्टा जे बराबर क्या है, +-1 या फिर उपर्युक्त सभी। 12वां नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, घूर्णी स्पेक्ट्रा में एक घूर्णी अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण, ये तीनों विधि के द्वारा हो सकता है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक विश्लेषण में ठोस नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण का नियम तैयार करना, पायरोलिसिस, मलिंग का उपयोग किया जाना चाहिए या फिर उपर्युक्त सभी, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मलिंग का उपयोग किया जाना चाहिए। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वां का। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, C∼C, C∼C, C सिंगल बॉन्ड C के लिए तनन आवृत्ति का क्रम, बढ़ता हुआ क्रम क्या है, तो ये वाला है या फिर ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी, यानी C∼C किससे छोटा है, C∼C से छोटा है। उसके बाद फिर C सिंगल बॉन्ड C से C∼ छोटा है, इसीलिए इसका जो क्रम होगा बढ़ते क्रम बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है, अधिस्वर मुख्य रूप से देखे जाते हैं समीप IR से, मध्य IR से, सुदूर IR से, फिर IR क्षेत्र में नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, समीप IR से। अधिस्वर मुख्य रूप से किस में देखे जाते हैं, समीप IR से। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, सभी जो फास्पेजीन होते हैं इसमें सामान्य संरचनाएँ क्या होती हैं, फास्पेजीन की सामान्य संरचना क्या होती है, ये ए नंबर होगी या फिर बी नंबर होगी, सी नंबर होगी या फिर डी नंबर होगी, 16वां नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सिंगल बॉन्ड आप देख रहे होंगे, सिंगल बॉन्ड N यहाँ पर दिया हुआ है, फिर डबल बॉन्ड P के साथ जुड़ा हुआ है, फिर P से सिंगल बॉन्ड निकला हुआ है, सिंगल बॉन्ड R के साथ जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पर R इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो ए हो जाएगा किसमें, फास्पेजीन की सामान्य संरचना हो जाएगी। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 17वां क्वेश्चन देखिए, जो भी अभिकथन दिए गए हैं उस अभिकथन के आधार पर इसको आंसर बताना है। जो अभिकथन दिए गए हैं Hg2 आयन, फिर फ्लोरीन जो माइनस है इसकी तुलना में I- के साथ अधिक स्थिर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। और Hg2 आयन एक कठोर अम्ल है और I- एक कठोर क्षार है, तो इसका 17वां का क्या देखना है। देखिए, पहला वाला जो कह रहा है कि Hg2 आयन फ्लोरीन की तुलना में I- के साथ अधिक स्थिर कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, इसी आधार पे अगर देखेंगे Hg2 आयन एक कठोर अम्ल है और I जो माइनस एक कठोर क्षार है, तो ये क्या है, गलत है, यानी पहला वाला सत्य है और दूसरा वाला असत्य है, तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वां का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, ये जो स्तंभ दिए गए हैं इसको आपको जोड़ी मिलान करना है और इसको आंसर को क्या करना है, बताना है। ठीक है, 18वां का, तो इसको किस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे जो क्वेश्चन रहते हैं वो बहुत सारे, ये जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जो भी पूछ रहा है वो इसी तरीके से क्या करता है, क्वेश्चन को पूछता है। ठीक है, सम्मिलित कीजिए। तो पहला का क्या हो जाएगा, देखिए, ग्लूकोज जो होता है वो कैसा होता है, ग्लूकोज एक होता है मोनोसेकेराइड जो कोशिकाओं के लिए एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत होता है, यानी ए का क्या हो जाएगा, तो ए बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर कह रहा है कि जो फ्रुक्टोज होता है वो कैसा होता है, तो फ्रुक्टोज यहाँ पर कैसा होता है, तो फ्रुक्टोज फलों और शहद में पाया जाने वाला एक मोनोसेकेराइड है, यानी बी का क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा। फिर सुक्रोज कैसा होता है, तो सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना एक जो डाइक्राइड है, डाइसैक्राइड वो होता है, यानी C बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी आधार पर D बराबर क्या बच जा रहा है, तो डी कह रहा है ग्लाइकोजन कैसा होता है, तो एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि जानवरों में कार्बोहाइड्रेट भंडारण के रूप में काम करता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 ए नंबर पे है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखते हैं, देखिए सिलिकॉन अकार्बनिक पॉलीमर जैसा दिखता है क्योंकि उसमें उच्च प्रतिशत होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा देखिए सिलिकॉन जो होता है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध का आयनिक लक्षण होता है। सिलिकॉन बंध पर कार्बनिक समूह होते हैं नियंत्रित, हाइड्रोलिसिस होते हैं, घुलनशीलता होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। सिलिकॉन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बंध का आयनिक लक्षण होता है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखेंगे, देखिए जो 20वां क्वेश्चन है इसको क्या करना है, इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है जो भी चरण दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, देखिए सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। उसके बाद कह रहा है सुक्रोज आहार कार्बोहाइड्रेट का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, पहला बी नंबर हो जाएगा, सुक्रोज आहार कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। इसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे एंजाइम सुक्रोज या फिर इन्वर्टेज प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, उसके बाद हो जाएगा क्या सी नंबर। उसके बाद कह रहा है क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया को तनु अम्ल द्वारा भी उत्प्रेरित किया जाता है, उसके बाद क्या हो जाएगा ई नंबर। उसके बाद क्या है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, तो ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद कौन बच जा रहा है, डी बच जा रहा है, यानी BCEAD, तो BCEAD बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20वां का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21वां का बात करते हैं। अब देखिए 21वां का क्या है, कौन से दाता परमाणु Ag+ और Au+ जैसे नरम अम्लों के साथ सबसे स्थिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, FiOS। ठीक है, तो ये कौन से ऐसे अणु है जो स्थिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे 21वां का। ठीक है, तो पहला तो जो I है वो बनाएगा, इसके साथ साथ कौन बनाएगा, S बनाएगा। I और S क्या बनाएगा, Ag+ आयन और Au+ आयन जैसे नरम अम्लों के साथ अपने स्थिर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी कि बी और डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए पॉलीसिलॉक्सेन बनाने में प्रयुक्त उत्प्रेरक है बेंजोइल पेरोक्साइड, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्यूमिन, हाइड्रोपेरोक्साइड्स और लुईस एसिड। ठीक है, तो 22वां का क्या आंसर हो जाएगा, 22वां का ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हो जाएगा, यानी बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 23वां का देखते हैं कि निम्नलिखित में से HSAB सिद्धांत के अनुसार सीमा रेखा अम्ल है। ठीक है, HSAB सिद्धांत के अनुसार सीमा रेखा अम्ल कौन से हैं यहाँ पर, तो देखिए Ag+ Zn2 आयन, उसके बाद एल्युमिनियम 3 आयन, उसके बाद फिर पोटेशियम सिंगल आयन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर Zn2+ आयन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 24वां क्वेश्चन। तो 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कि इस प्रतिक्रिया का उपयोग HSAB अवधारणा का उपयोग करके रेत और अन्य ऑक्साइड के मिश्रण से सोना निकालने के लिए किया जाता है। ये आपका क्या है, ये आपका समीकरण है और इस समीकरण के आधार पर इसका जो भी प्रयोग दिए गए हैं उसका सही क्रम को व्यवस्थित करना है। ठीक है, 24वां का, तो 24वां का सबसे पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा नरम क्षारीय साइनाइड माइनस के लिए Au+ आयन की जुड़ाव का सैद्धांतिक ज्ञान। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए इसके बाद साइनाइड घोल में वायु ऑक्सीकरण द्वारा मिश्रण से जो Au होगा, Au का घोलना, यानी इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, बी और डी। तो बी और डी किस में है, बी और डी, बी और सी दोनों में है। ठीक है, सारे में क्या है, 3 में यहाँ पर बी और डी दिए गए हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर घोल में अपशिष्ट में Au साइनाइड 2- एक्वा कॉम्प्लेक्स का निष्पंदन, तो इसका सी हो जाएगा BDC। तो BDC यहाँ पर कौन सा नंबर पे है, तो सी नंबर पे है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखते हैं, 25वां क्वेश्चन। जिस तरीके से उसको सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी क्या करेंगे, हमको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है,
ये कह रहा है कि कुछ जुगाली करने वाले जो शाकाहारी होते हैं, जुगाली यानी कि जो कंटिन्यू चबाते रहते हैं, शाकाहारी जानवर अपनी आंत में विशिष्ट एंजाइमों के कारण सेल्यूलोज को पचा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बता रहा है कि ऐसा कर सकते हैं। इन जानवरों की आंत में सूक्ष्मजीव होते हैं जो कि जो भी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को होते हैं उसको तोड़ने में सक्षम एंजाइम को उत्पन्न कर सकते हैं। तो पहला वाला भी सही है और दूसरा वाला भी सही है, और पहला वाला का सही व्याख्या दूसरा वाला कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 25वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में क्रमशः प्लस 112 डिग्री और प्लस 19 डिग्री का विशिष्ट घूर्णन होता है। जलीय घोल में यह घूर्णन प्लस 52 डिग्री हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिपन कहते हैं, रेसिमीकरण कहते हैं, परिवर्ती घूर्णन कहते हैं, या फिर इनोलीकरण कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, परिवर्ती घूर्णन, ध्रुवण घूर्णन कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो भी दिया गया है उसको क्या करना है, इसको मिलान करना है, जोड़ी मिलान, 27वां का। तो ये कह रहा है कि जो ट्रायोसेस हैं, ट्रायोसेस किससे मिलते हैं, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड से मिलते हैं, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से बी का बता रहा है जो टेट्रोसेस होते हैं, टेट्रोसेस क्या होते हैं, एरिथ्रोस होते हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोस यानी बी का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से सी का क्या हो जाएगा, पेंटोस, तो पेंटोस का क्या हो जाएगा, राइबोज होता है। ठीक है, पेंटोस का चौथा हो जाएगा। उसके बाद फिर हेक्सोज क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा तीसरा, यानी कि 2 1 4 3, 2 1 4 3 यहाँ पर डी नंबर है, तो डी नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, देखिए, ग्लूकोज के आइसोमर्स की संख्या क्या होती है, 2 4 8 या फिर 16। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16। ग्लूकोज के आइसोमर्स की संख्या की बात किया है तो क्या हो जाता है, इसका 16 हो जाता है। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां सिलिकॉन रबर निर्माण का कारण बनती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए, पहला Me2 सिलिकॉन क्लोरीन का 2 और फिर Me सिलिकॉन क्लोरीन का 3 का हाइड्रोलाइसिस, तो ये ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है क्रॉस लिंकिंग को कम डिग्री के लिए उत्पादन के लिए क्या करते हैं, इसको तैयार करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये बी नंबर भी बिल्कुल सही बता रहा है। चक्रीय ओलिगोमर्स का संतुलन, तो ये नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा 520 के ताप पर गर्म करना, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर, यानी ए बी डी जो है वो करेक्ट आंसर है, तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फास्पेजीन NPCl2N को बनाने में सही वर्णन करता है। ठीक है, तो इसको आपको बताना है कि सही वर्णन कौन सा कर रहा है। तो NH4Cl के साथ PCl5 की प्रतिक्रिया, हाँ ये कर सकता है। उसके बाद NPCl2 जो 3 NPCl2 4 के मिश्रण का निर्माण करता है, तो ये भी कर सकता है। ठीक है, कम दबाव में आसवन द्वारा पृथक्करण, ये भी कर सकता है। PCl5 की N सिलिकॉन Me3 में तेज़ी से डालने से उत्पादन प्राप्त होता है, नहीं ये नहीं कर सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ABC। तो ABC किस में है, बी नंबर में है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में आयनों पर पृथक्करण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है, 31वां नंबर। ठीक है, तो किसके आधार पर किया जाता है, तो द्रव्यमान से आवेश अनुपात के आधार पर यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वे मुख्य मानदंड क्या है जिस पर मास स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, 32वां क्वेश्चन। तो 32वां क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर नमूने में संगठन, परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान, नमूने में तत्वों की सांद्रता, नमूने के गुण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एक बच्चे का DNA फिंगरप्रिंट पैटर्न होता है। ठीक है, बिल्कुल माता पिता के समान, पिता के DNA प्रिंट से 100% मिलता जुलता, माता के DNA प्रिंट से 100% मिलता जुलता, 50% बैंड पिता के समान और शेष माता के समान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 50% बैंड पिता के समान होगा और शेष कितना होगा, जो भी होगा उनके माता के समान होगा। तो 33वां का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जिस शरीर को फांसी पर लटकाया गया हो उसके पोस्टमार्टम के दौरान निम्नलिखित में से कौन से
जांच परिणाम आमतौर पर देखे जाते हैं 34वां का, ठीक है। तो इसका किस तरीके से देखा जाता है, देखिए कंजक्टिवा और या त्वचा में पेटिचियल रक्त स्त्राव, इसको देखा जाता है, ठीक है। इसके बाद गर्दन पर एक क्षैतिज संयुक्ताक्षर चिन्ह, इसको भी देखा जाता है। सम्ब ड्यूरल्स हेमटॉमस, इसको नहीं देखा जाता। लंबी हड्डियों का फ्रैक्चर, इसको नहीं देखा जाता। यानी ए और बी को देखा जाता है। तो ए बी किस में है, बी नंबर पे है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जो भी यहाँ पर स्तंभ दिए गए हैं उस स्तंभों का मिलान करना है, ठीक है। निम्नलिखित को मिलान करना है 35वां का। देखिए जो रिगोर मोर्टिस है, जो रिगोर मोर्टिस है वो किससे मिलता जुलता है, मृत्यु के बाद मांसपेशी का अकड़ना, तो क्या कहते हैं, रिगोर मोर्टिस। यानी जो ए है, ए का क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। फिर कह रहा है लिवर मोर्टिस, जो लिवर मोर्टिस है वो इसका क्या हो जाएगा, रक्त के गुरुत्वाकर्षण एकत्रीकरण के कारण त्वचा का बैंगनी लाल या फिर मलिनीकरण हो जाना, यानी बी का क्या हो जाता है, तीसरा नंबर हो जाता है। उसके बाद कह रहा है सी नंबर अल्गोर मोर्टिस, अल्गोर मोर्टिस मृत्यु के बाद शरीर का ठंडा हो जाना को क्या कहते हैं, अल्गोर मोर्टिस कहते हैं। यानी सी का क्या हो जाएगा, चौथा। 2, 3, 4 या फिर ऑटोसी किसको कहते हैं, मृत्यु का कारण निर्धारण के लिए मृत्यु के बाद शरीर का जांच करना, तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 किस में है, सी नंबर में है, तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर दम घुटने से होने वाली मौत से जुड़ा हुआ है, फांसी, डूबना या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता, बंदूक की गोली का घाव या फिर गला घोटना, ठीक है। 36वां नंबर यहाँ कह रहा है। तो ये किससे रिलेटेड है, देखिए फांसी से रिलेटेड है, उसके बाद फिर डूबना से रिलेटेड है, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से, विषाक्तता से है, बंदूक की गोली का घाव ये गलत है, गला घोटना से संबंधित है, ठीक है, दम घुटने से मरना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ए बी सी ई। अगला क्वेश्चन क्या है, जो 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भूख से मौत को हिंसक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये आपका कथन जो है वो दिया गया है। तो ये क्या है, पहला जो कथन दिया गया है बिल्कुल क्या है, गलत है। भूख से मौत को हिंसक मौत के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। भूखमरी चयापचय और प्रणालीकरण विफलता के कारण मृत्यु की ओर ले जाती है, बाहरी आघात के कारण नहीं। जी ये बिल्कुल सही है, यानी पहला वाला क्या है, गलत है, और दूसरा वाला क्या है, सही है। तो पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संयुक्ताक्षर गला घोटने के दौरान होने वाली शारीरिक घटनाओं के अनुक्रम का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। जो 38वां है उसको क्या करना है, पहला वायु मार्ग का संकुचन, जो भी वायु मार्ग है गला, उसका क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है, यानी पहला का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चेहरे की नीलिमा, चेहरा कैसा पड़ जाता है, नीला पड़ जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, होश खो देना। उसके बाद क्या होता है, होश खो देना। उसके बाद फिर मस्तिष्क का हाइपोक्सिया, तो मस्तिष्क का हाइपोक्सिया हो जाता है। उसके बाद होता है दिल की धड़कन का बंद हो जाना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ए बी ई डी, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 39वां क्वेश्चन, डीएनए प्रतिक्रिया की प्रक्रिया किस एंजाइम से प्रभावित होती है। 39वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया किस एंजाइम से प्रभावित होती है, म्यूटेस, लाइगेज, पॉलीमरेज 1 या फिर राइबोन्यूक्लियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, पॉलीमरेज 1, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाइटम्स क्या है, शैवाल है, परजीवी है, जीवाणु है या फिर कवक है। तो डाइटम्स एक तरीके से क्या है, शैवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जो डीएनए फिंगरप्रिंट होते हैं उसमें अंतर को पहचानता है, ठीक है, क्या पहचानती हैं, सैटेलाइट डीएनए, बल्क डीएनए या फिर रिपीटिटिव डीएनए या फिर ए एवं सी दोनों, ठीक है। 41वां का आपको बताना है। तो ए एवं सी दोनों, या ये तो सैटेलाइट डीएनए भी पहचानती है या फिर रिपीटिटिव डीएनए भी पहचानती है, ए सी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए डाइटम्स के बारे में यहाँ पर लिया गया है 42वां क्वेश्चन को। पहला जो डाइटम्स है वो क्या हो जाएगा, डाइटम्स जो होता है सिलिका आधारित कोशिका भित्ति वाले सूक्ष्म शैवाल विभिन्न जलीय वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। पहला का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इसी तरीके से डूबने के लिए डाइटम परीक्षण, जो डूबने के लिए डाइटम्स परीक्षण होते हैं, शारीरिक ऊतकों में डाइटम्स का पता लगाकर यह निर्धारित किया
कि इनमें उपयोग हो जाने वाली एक विधि के क्या डूबना मृत्यु का कारण था, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बी का किसका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है सी, डायटम्स का एक फोरेंसिक अनुप्रयोग डायटम्स आबादी में अंतर डूबने के स्थान को इंगित करने या फिर मृत्यु पूर्व डूबने की पुष्टि करने में मदद कर सकता है, ठीक है। और जो सिलिका सामग्री है वो डायटम्स कोशिका दीवारों का प्राथमिक खनिज घटक जो उनके स्थायित्व में योगदान देता है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 2 3 4 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोरेंसिक विश्लेषण में प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक उनके विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए सही क्रम में निम्नलिखित आनुवांशिक विश्लेषण तकनीकों को व्यवस्थित करना है, ठीक है। आनुवांशिक जो तकनीक दिए गए हैं उसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिबंध खंड लंबाई बहुरूपता, पहला क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर जिसको बोला जाता है वो हो जाएगा, यानी ए, यानी बी और ए हो जाएगा। तो बी और ए यहाँ पर बी नंबर पे है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, परिवर्तन संख्या अग्रानुक्रम दोहराव, उसके बाद फिर होगा लघु अग्रानुक्रम दोहराव, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, शॉर्ट टेंडेम रिपीट जिसको STR का उपयोग आमतौर पर वितरित्व परीक्षण के लिए DNA फिंगरप्रिंट में किया जाता है, ठीक है। ये आपका करेक्ट है या फिर गलत है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहा है STR DNA के ऐसे क्षेत्र जिनमें उत्परिवर्तन दर कम होते हैं और व्यक्तियों के बीच अत्यधिक संरक्षित होते हैं, ये वाला क्या है, गलत है। तो पहला सही है और दूसरा क्या है, गलत है। तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, 45वां क्वेश्चन। 45वां क्वेश्चन कह रहा है कि फॉरेंसिक DNA फिंगरप्रिंट के संदर्भ में DNA की संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इसको आपको बताना है संयोजन को चुन करके। तो इसका क्या हो जाएगा, पहला DNA 2 धागों से बना होता है जो एक डबल हेलिक्स बनाते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है DNA में आधार जोड़े एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। DNA अनुक्रम सभी मनुष्य के समान होते हैं जो फॉरेंसिक विश्लेषण को संभव बनाता है। तो ये क्या है, ये नहीं है, ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट टेंडेन रिपीट DNA के क्षेत्र जो व्यक्ति के बीच अत्यधिक परिवर्तनशील होते हैं, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है DNA अपने फास्फेट बैकबोन के कारण ऋणात्मक अवशेषित होता है, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ABDE। तो ABDE इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, डी नंबर पे ABDE। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर पे हो जाएगा 45वां का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 46वां का, यदि किसी दूरदर्शी के अभिदृश्य का फोकस दूरी F1 तथा नेत्रिका का फोकस दूरी क्या होती है, F2 दूरदर्शी की आवर्धन शक्ति होती है, तो क्या लिखा जाएगा, A, B, C या इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये F1/F2, इस तरीके से इसको आवर्धन शक्ति को लिखा जाता है। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है अभिदृश्य की फोकस दूरी को बढ़ा करके, अभिदृश्य की फोकस दूरी को घटा करके, नेत्रिका की फोकस दूरी को बढ़ा करके, या फिर इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिदृश्य की फोकस दूरी को बढ़ा करके दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 48वां क्वेश्चन। देखिए 48वां क्वेश्चन जो है उसको फिर से यहाँ पर सुमिलित करना है, मैचिंग करना है 48वां का। देखिए पहला का क्या हो जाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वो किससे मैच कर रहा है, देखिए वो मैच कर रहा है इस वाले समीकरण से, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो समीकरण होता है वो -V0 उसके बाद U0 कोष्टक में 1+D/F0 उसके बाद फिर कोष्टक बंद, ठीक है। उसके बाद खगोलीय दूरदर्शी किससे मैच करता है, ये मैच कर रहा है -F0 उसके बाद FE से मैच कर रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी किससे मैच कर रहा है, ये 1 लाख के ऑर्डर का, ठीक है, 1 लाख के ऑर्डर का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से मैच कर रहा है। फिर गैलीलियन दूरदर्शी किससे मैच कर रहा है, तो F0/FE से मैच कर रहा है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर किससे मैच कर रहा है, सी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 49वां क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये कह रहा है कि ग्रेटिंग पर आपतित प्रकाश अनेक स्पेक्ट्रा बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरीके से ग्रेटिन में एक सूक्ष्म क्षेत्र में समान दूरी के समान चौड़ाई की बड़ी संख्या वाले स्प्लिट होते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन इसका जो परिभाषा होगा वो परिभाषा करने के लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक नहीं आ रहा है। तो ये क्या है, इसका परिभाषा देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी दोनों सही जरूर है लेकिन इसका परिभाषा देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ए एस और आर दोनों सही है लेकिन आर पर्याप्त कारण नहीं है इसका परिभाषा देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उनके ऊर्जा के आधार पर बढ़ते क्रम में लिखना है। नीला प्रकाश, पीला प्रकाश, एक्स किरण या फिर रेडियो तरंग। ठीक है, 50वां क्वेश्चन। तो ये इसको व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा आपका रेडियो तरंग। ठीक है, इसका बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहला हो जाएगा आपका रेडियो तरंग, उसके बाद फिर पीला प्रकाश हो जाएगा, उसके बाद फिर नीला प्रकाश हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका क्या, एक्स किरण। ठीक है, एक्स किरण। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, दो समांतर तारों में से एक ही दिशा में बहने वाले धाराओं के कारण आकर्षण होता है, क्यों होता है इसका आकर्षण, दोनों के बीच विभवांतर के कारण, दोनों के बीच अन्योन्य प्रेरण के कारण, दोनों के बीच विद्युत बलों के कारण, दोनों के बीच चुंबकीय बलों के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, दोनों के बीच चुंबकीय बलों के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया गया है देखिए, समांतर जो धाराएं होते हैं प्रतिकर्षित करती हैं तथा प्रति समांतर धाराएं आकर्षित करती हैं। तो इसका ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। धारा आई प्रवाहित होने वाली एक लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर परिणाम ये चीज़ें होता है। तो ये भी क्या है, गलत है, यानी दोनों क्या है, गलत है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए एस और आर दोनों क्या है, गलत है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए, 1 एम्पियर धारा बराबर होता है, 1 एम्पियर धारा किसके बराबर होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड के बराबर होता है, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए, दिए गए पदार्थों को उनकी प्रतिरोधकता के आधार पर बढ़ते क्रम में रखना है, नाइक्रोन, कॉपर, जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कॉपर, नाइक्रोन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये बिल्कुल इसका ए नंबर क्या है, करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 55वां क्वेश्चन देखिए, एक समान गति कर रहा एक विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र के द्वारा, केवल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा, या फिर ऐसा कोई क्षेत्र नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 56वां क्वेश्चन, किसी तार का प्रतिरोधक आम आर ओम है, यदि तार को इसको गला करके उसकी लंबाई की प्रारंभिक लंबाई के n गुना बढ़ा दी जाए तो नया प्रतिरोधक क्या होगा, R/N या फिर N² 2 या फिर R/N² 2 या फिर NR। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, N² 2 R इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक साइक्लोट्रॉन त्वरित कर सकता है बीटा कण को, अल्फा कण को या फिर उच्च वेग गामा किरणों को या फिर उच्च वेग एक्स किरणों को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा किरणों को। ठीक है, अल्फा कण को एक साइक्लोट्रॉन त्वरित कर सकता है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सही जोड़ी मिलान करना है, ऐसा सही जोड़ी का मिलान करना है दोस्तों। तो इसको किस तरीके से हम मिलान कर सकते हैं, देखिए 58 का क्या आंसर आप होगा। देखिए जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जो डायोड की V1 अभिलाक्षणिक वक्र है, ठीक है, वो किससे संबंधित होगा, तो वो संबंधित है यहाँ पर चौथा नंबर से संबंधित है। ठीक है, इसी तरीके से अर्धचालक की प्रतिरोधकता का तापमान पर निर्भरता, ये किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर से संबंधित होगा। ठीक है, इसको जूम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता के तापमान पर निर्भरता। ठीक है, ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका 1 नंबर से संबंधित है। इसी तरीके से किसी मिश्रण धातु की प्रतिरोधकता तापमान पर निर्भर करता है, किससे संबंधित है, आपका दूसरे नंबर से संबंधित है। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा, 58वां का बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए 59वां नंबर, ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में घूमते हुए तार के लूप द्वारा एक प्रत्यावर्ती साइनोडाइल्स EMF उत्पन्न होता है। ठीक है, यदि लूप के घूमने के जो
का जो क्रम है वो किस तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा देखिए क्या होगा। पहला, आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होते हैं, ये तो पहला सही है। आर्मेचर का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि घूमने के बाद आर्मेचर कैसा हो जाता है, 180 डिग्री पर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। घूमने के बाद आर्मेचर 360 डिग्री पर भी ये हो जाता है, ठीक है, ये भी सही है। नहीं नहीं, ये आपका नहीं होगा। ये आर्मेचर को इस तरह से घुमाया जाता है कि इसका जो तल होता है चुंबकीय क्षेत्र से 270 डिग्री पर हो जाता है, तो ये ई नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर घूमने के बाद आर्मेचर कैसा हो जाता है, 360 डिग्री का हो जाता है, तो डी, यानी ए बी सी ई डी, यानी ए बी सी ई डी, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59वां का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा में रूपांतरण के कारण चालक गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को जूल हीटिंग के रूप में भी जाना जाता है। यह हीटिंग थर्मोडायनामिक्स अपरिवर्तनीय जूल हीटिंग की प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं, ठीक है। 60वां क्वेश्चन ये कह रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा देखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर लीजिएगा। अगर मैं इसको जूम आउट कर दूंगा तो देखिए अब ये दिखेगा। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए, पहला वाला ये कह रहा है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर डेल्टा भी आरोपित किया जाता है और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के उच्च विभव वाले सिरे की ओर त्वरित करता है, यानी पहला का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इस दौरान इलेक्ट्रॉन बार बार चालक के धनात्मक आयनों से टकराते हुए इसके कारण उसका वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उसके बाद डी के बाद ए हो जाएगा, ठीक है। पहला डी हो जाएगा, उसके बाद फिर ए हो जाएगा। तो डी एक इसमें है, डी नंबर पे है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 60वां का डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि क्या कहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का कार्य का सिद्धांत किससे आधारित है, धारा के तापीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह आधारित है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए, 62वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में इनमें से कौन सा संबंध आप लागू नहीं होता है, ठीक है। 62वां नंबर, तो कौन सा संबंध लागू नहीं होता है, ओम इक्वल 1/LC, ठीक है, ये तो लागू होता है, नहीं ये लागू नहीं होता है। ओम इक्वल 1/√LC, ये तो लागू होता है। L ओम इक्वल 1/C ओम, ये भी लागू होता है। C ओम इक्वल 1/L ओम, ये भी लागू होता है। यानी कौन लागू नहीं होता है, तो ए नंबर लागू नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 62वां का। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक, अर्धचालक व कुचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल क्रमशः Eg1, Eg2 या फिर Eg3 है। इनके बीच में क्या होगा, संबंध आपको बताना है, ठीक है। तो इनके बीच में संबंध क्या हो जाएगा, Eg1 इक्वल Eg2, नहीं ये तो नहीं है। Eg1 बड़ा है Eg2 से, नहीं ये भी नहीं है। Eg1 छोटा है किससे, Eg2 से, और Eg3 से छोटा है Eg2, यानी सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 63वां का सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी AC सिग्नल का शीर्षक वाला जो वोल्टेज होता है वो 300 वोल्ट का है, तो उसका RMS वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। इसका जो RMS वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका क्या होगा दोस्तों, देखिए इसका जो RMS वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 212.1 वोल्ट के करीब होगा, यानी 300 वोल्टेज अगर उसको सिग्नल दिया जाए AC सिग्नल का, ठीक है, तो 212.1 वोल्ट का इसका करीब होगा। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है देखिए, कॉलम 1 दिया गया है, तो कॉलम 1 में एक लॉजिक गेट को कॉलम 2 से क्या करना है, समतुल्य के साथ इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो ये पहला वाला का क्या हो जाएगा देखिए, पहला वाला किससे संबंधित है, पहला वाला चौथा नंबर से संबंधित है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर किससे संबंधित है, तो दूसरा नंबर यहाँ दूसरा नंबर से ही संबंधित है। और तीसरा नंबर किससे संबंधित है, तो तीसरा नंबर से संबंधित है, और चौथा नंबर ए नंबर से संबंधित है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ए चौथा नंबर से संबंधित है
और बी यहाँ पर दूसरा नंबर से संबंधित है, सी यहाँ पर तीसरा नंबर से संबंधित है और डी किससे संबंधित है 1 नंबर से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या यहाँ पर मिल रहा है, डी में से मैच कर रहा है ये, यानी 65वां का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 66वां। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि बेलनाकार प्रतिरोधक के प्रतिरोध को प्रभावित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। प्रभावित होने वाली धाराएं, इनकी लंबाई, तो इनकी लंबाई बिल्कुल सही होगी। प्रभावित धाराएं, इनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी बिल्कुल सही है। सिलेंडर के पदार्थ का घनत्व, नहीं ये नहीं है, यानी बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल बी और सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 67वां। पीएन संधि के रोधिका विभव का परिणाम आपको बताते हुए इसका आंसर देना है 67वां का। तो ये कह रहा है, देखिए इनके तापमान से स्वतंत्र है, नहीं ये नहीं है। संधि के दोनों तरफ के फर्मी स्तर के स्तर पर निर्भर करता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि दोनों प्रकार के अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा अंतराल पर ये क्या करता है, निर्भर करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है पी प्रकार का एक एन प्रकार के अर्धचालक के अशुद्धि सांद्रण पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि बी सी डी इसका करेक्ट आंसर है, तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी सी डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए अभिकथन दिया है लॉजिक वाइज, तो लॉजिक वाइज इसको क्या करना है, आंसर देना है। तो पहला क्या हो जाएगा, लॉजिक व्यंजन y बराबर ए बी प्लस ए बी, जो दोनों माइनस के रूप में है, वो केवल एन ए एन डी गेट या फिर केवल एन ओ आर गेट द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। केवल एन ए एन डी गेट या एन ओ आर गेट का उपयोग करके किसी भी लॉजिक व्यंजक को प्राप्त करना संभव है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है और ये लॉजिक गेट का संपूर्ण पूरी तरीके से सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो ये किसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 68वां का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए मेमोरी की इकाई को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मेमोरी की इकाई को क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए पहला हो जाएगा टीबी, सबसे बड़ा क्या होता है, टीबी होता है। उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, जीबी, उसके बाद फिर क्या होता है, जीबी, उसके बाद फिर क्या होता है, एमबी, उसके बाद फिर क्या होता है, केबी होता है, उसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, बाइट होता है, बाइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको क्या मिल रहा है, तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर मिल रहा है, यानी 69 का ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक सामान्यीकृत संरचना प्रणाली के लिए निम्नलिखित क्रम को क्या करना है, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, 70वां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पहले सूचना स्रोत, पहला नंबर क्या हो जाएगा, सूचना स्रोत हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ट्रांसमीटर हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, चैनल हो जाएगा, उसी तरह ये चैनल हो जाएगा। उसी तरीके से फिर रिसीवर हो जाएगा, फिर सूचना का उपयोगकर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको मिल रहा है, अंतिम में बी नंबर इसका करेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक है, BECAD। तो इस तरीके से इसको सही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बायोलॉजी, ये जितने भी क्वेश्चन आप देखे केमिस्ट्री से रिलेटेड थे और कुछ फिजिक्स से भी रिलेटेड थे। अब जो आप पार्ट 4 में देख रहे हैं, ये आपको बायोलॉजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा विसरण दाब होता है, तो मोलर विलयन में या फिर मोलर विलयन में या फिर साधारण विलयन में या फिर शुद्ध विलायक में। तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा विसरण दाब किस में होता है, शुद्ध विलायक में आपको देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जल के हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन अणुओं के मध्य पाए जाने वाला बंध कैसा होता है। ठीक है, तो ये पाए जाने वाला बंध कैसा होगा, सहसंयोजक बंध होगा, ग्लाइकोसाइडिक बंध होगा, पेप्टाइड बंध होगा या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक बंध होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, सहसंयोजक बंध। यानी हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है, तो सहसंयोजक बंध पाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि पौधों के विकास के लिए सूर्य प्रकाश की तीव्रता की आवश्यकता के आधार पर इसको सही क्रम में व्यवस्थित करना है, 73वां नंबर को। ठीक है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, आत्पोदिवद इसका पहले नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं हेलियोफाइटस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, विकल्पी छायोदिबद, विकल्पी छायोदिबद जिसको बोलते हैं फैकल्टेटिव स्पेशियोफाइटस। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, विकल्पी आत्पोदिवद, सी नंबर हो जाएगा। फिर आ जाएगा छायोदिवद। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, DBCA। तो DBCA यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, 73वां नंबर को। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, देखिए जो भी दिया है उसका सही जोड़ी आपको मिलान करना है 74वां का। तो पहला वाला जो दिया है, छोटे दिन वाला पौधा कैसा होता है, तो छोटे दिन वाला पौधा कैसा होता है, गुलदाउदी होता है, यानी ए बराबर क्या है, चौथा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कम विकसित संवहनी ऊतक कैसे होते हैं, तो जलकुंभी होते हैं कम विकसित, यानी बी बराबर क्या होंगे, तीसरा नंबर होंगे। पर्णक, जो पर्णक दिया हुआ है वो किससे रिलेटेड होंगे, अकेसिया से रिलेटेड होंगे, यानी ए हो जाएगा। मीसोफिल की आंतरिक जो कोशिकाएं होती हैं उसकी जो मोड़ होती हैं वो कैसी होती हैं, पाइनस के रूप में होती हैं, ठीक है। तो यानी डी बराबर क्या हो जाएगा इसका दूसरा नंबर, यानी 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 किससे रिलेटेड है, तो सी नंबर से ये मैच कर रहा है, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के क्षितिज की परतों का क्रम सतह से नीचे की ओर, मूल चट्टान, बेड चट्टान, ह्यूमस, एल्यूविएशन लेयर, ए ह्यूमस के साथ खनिज। 75वां नंबर का जो भी क्रम है आपको इसको बताना है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा ह्यूमस, ठीक है, सी। उसके बाद फिर ह्यूमस के साथ खनिज, यानी सी के बाद ई हो जाएगा। उसके बाद फिर एल्यूविएशन लेयर हो जाएगा डी। उसके बाद फिर हो जाएगा आपका मूल चट्टान, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा फिर बेड चट्टान। तो इसी तरीके से इसका जब क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ये किससे मैच करेगा, ए नंबर से मैच करेगा, यानी 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 76वां का देखेंगे कि पौधों में निम्न में से कौन से जल क्षमता के जो घटक होते हैं परासरण के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। बिलीय क्षमता, मैट्रिक्स क्षमता, गुरुत्वाकर्षण क्षमता या फिर दबाव क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिलीय क्षमता पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ फिर दबाव क्षमता, यानी ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर, ए और डी दिया गया है तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों के जड़ के लिए मिट्टी में उपलब्ध जल का स्रोत क्या है, कोशिका जल, आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्व जल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केशिका जल हो जाएगा, ठीक है। पौधों के जड़ के लिए मिट्टी में उपलब्ध जल का स्रोत क्या हो जाता है, केशिका जल, यानी ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए कारण स्पष्ट करते हुए आपको बताना है कि कारण सही है या फिर गलत है। तो पहला कह रहा है ना, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधों के वाहतीय हिस्सों में जल का वाष्पीकरण होता है, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद कह रहा है पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन जलवाष्प की सांद्रता में अंतर और विसरण प्रतिरोध पर निर्भर करता है, ये भी बिल्कुल सही है। और पहले वाला जो ए एस है इसका सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, डी नंबर देखने को मिलेगा आपको करेक्ट आंसर, ठीक है, कि ए एस और आर सही है और आर जो है ए एस की सही तरीके से व्याख्या भी कर ले रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए जल का तेजी से अवशोषण होता है मूल रोम क्षेत्र में, मूलटोप क्षेत्र में, विभोज्योतक क्षेत्र में या फिर मूल बढ़ाव क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मूल रोम क्षेत्र में, ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पौधों में पानी के कलम की निरंतरता पानी की निम्नलिखित गुणों के कारण होता है, आसंजन गुण, उसके बाद पारदर्शिता गुण, सासंजन गुण, उसके बाद फिर तन्यता शक्ति, ठीक है, 80 का। तो आपको इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, देखिए आसंजन गुण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर सासंजन गुण भी सही होगा, फिर तन्यता शक्ति, यानी कि ए सी डी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। तो ए सी डी यहाँ पर डी नंबर पे है, तो डी नंबर से मैच कर रहा है, इसीलिए डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, देखिए समपारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो समपारिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है, पादप समुदाय, यानी ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 82वां, कौन सा कारक जनसंख्या की आकार को निर्धारित करता है। तो जनसंख्या की आकार को निर्धारित कौन सा करता है, जन्म दर भी करता है, अप्रवास भी करता है, प्रवासी भी करता है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है उसको फिर से सही मिलान करना है आपको। तो सही मिलान के लिए इसका क्या है, पहला देखिए क्लास्ट्रीडियम पास्चुरियनम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवायवीय गैर सहजीवी नत्रजन स्थिरीकारक, यानी ए नंबर का क्या हो जाएगा, दूसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है राइजोबियम जेपोनिकम, तो राइजोबियम जेपोनिकम सोयाबीन समूह से मैच करता है, तो बी नंबर का इसका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। फिर एजोटोबैक्टर एजिलिस, ये किससे मैच करता है, तो वायवीय गैर सहजीवी नत्रजन स्थिरीकारक से मैच करता है, यानी सी नंबर का चौथा नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर राइजोबियम मेलिलोटी किससे मैच करता है, तो अल्फा समूह से मैच करता है, यानी डी नंबर का
पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये सब करके ऑल टोल किससे मैच कर रहा है, तो ए से मैच कर रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर 83वां का ये नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 84वां क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतः क्रिया जिसमें एक प्रजाति के जीव को नुकसान पहुंचाता है जबकि दूसरी प्रजाति के जीव बिल्कुल प्रभावित नहीं होते हैं, ये क्या कहलाता है? प्रतियोगिता, परजीविता, फिर एमेस्लिस्म या फिर सहोपकारिता। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका एमेंसलिस्म कहलाता है। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखिए, निम्नलिखित को रेगिस्तानी परिस्थितिकी तंत्र में सही अनुक्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो एक इस तरीके से आप व्यवस्थित करेंगे, पहला केक्टम, पहला नंबर क्या हो जाएगा? केक्टम हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा क्या हो जाएगा? तितली। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? छिपकली। इसी तरीके से आपको फिर चौथा क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। उसके बाद फिर पांचवा क्या हो जाएगा? बाज हो जाएगा। तो क्या कौन सा मैच कर रहा है? ADCBE, ADCBE मैच कर रहा है, तो बी नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, घने जंगलों में विभिन्न स्तर पर रहने वाले विभिन्न प्रजातियों का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या कहलाता है? प्रजाति रचना, स्तर विन्यास या फिर खड़ी फसल या फिर पोषी संरचना क्या कहलाता है? तो स्तर विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं 87वां क्वेश्चन। 87वां क्वेश्चन क्या है, पहला, ये टाइफाइड बुखारो सिर्फ मनुष्य में होता है और वह ऐसा टाइफी के कारण होता है। हाँ बिल्कुल ये सही है। उसके बाद कह रहा है एंटीबॉडी एवं पूरक की संयुक्त क्रिया के द्वारा कुछ जीवाणु के लाइसिन के परिणाम स्वरूप विष निकलता है जो बुखार जैसे लक्षणों का कारण बनता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी बिल्कुल क्या है? सत्य है, लेकिन जो AS है वो R की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। AS एवं R जो है दोनों सत्य है, लेकिन इसकी करेक्ट व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, किसमें सर्वप्रथम परिस्थितिकी शब्द को सही परिभाषित किया था? तो किसने किया था? हैकल ने किया था। हैकल नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम परिस्थितिकी शब्द को परिभाषित किया था, तो सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि निम्नलिखित को नत्रजन चक्र में सही अनुक्रम के रूप में इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसको व्यवस्थित करना है, तो पहला हो जाएगा वायवीय नत्रजन स्थिरीकरण यानी ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? कार्बनिक नत्रजन विघटित यानी ई हो जाएगा, AE। तो AE वाले में कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है? AEDCB, ये वाला सी नंबर करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा बायोम वृक्ष रहित होता है? तो कौन सा बायोम आपको वृक्ष रहित होता है? तो टुंड्रा जो बायोम होता है वो वृक्ष रहित होता है, इसमें वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जीन्स जिनका प्रविष्टीकरण पारा विषहरण हेतु आर्बिडोप्सिस थालियाना में कराया जाता है, MERA, उसके बाद BCD। तो निम्नलिखित को क्या करना है? आपको विकल्प चुन करके यहाँ पर लिखना है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? MERA आपका करेक्ट हो जाएगा और MERB इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, तो ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है देखिए, क्राउन गाल रोग में प्रमुख घटनाओं का क्रम आपको व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या हो जाएगा? पौधों की चोट में फिनोलिक यौगिक का विमोचन, तो ई नंबर पहला हो जाएगा। इसके बाद फिर रासायनिक अनुचलन, तो सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? वीर जीन प्रेरण, तो बी नंबर इसका हो जाएगा। उसके बाद फिर TDNA एकीकरण, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हो जाएगा क्राउन गाल रोग, ए नंबर। तो ये किससे मैच कर रहा है? ECBDA, तो ये मैच कर रहा है डी नंबर से, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर से, डी नंबर हो जाएगा। अगला जो है, ट्रांसजेनिक गाय बनाने के लिए किस जीन का सर्वप्रथम उपयोग किया जाता है? 93वां का। ठीक है, तो ये किसका उपयोग किया जाता है? सी नंबर LALBA, तो इसका उपयोग किया जाता है ट्रांसजेनिक गाय बनाने के लिए। ठीक है, इसी के जीन का उपयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है उसका सही जोड़ी आपको मैच करना है। टैग पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, एल्केलाइन फास्फेटेज, लाइगेज, इसका जो है वो सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, 94वां का। तो इसका जो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पहला जो टैग पॉलीमरेज है वो किससे रिलेटेड है? यहाँ पर उष्मा स्थिर पॉलीमरेज से, यानी ए का किससे रिलेशन है? 3 से रिलेशन है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो
तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज से निर्भर है, यानी बी का क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद फिर सी एल्केलाइन फास्फेटेज, ये किससे संबंधित है तो फास्फेट समूह द्वारा निष्कासन से संबंधित है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा चौथा नंबर। तो डी का यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, लाइगेज का क्या देखने को मिल रहा है, डीएनए फास्फो डाइएस्टर बंध में टूटकर उसको जोड़ देना, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा 2। तो ये किससे संबंधित है तो ये सी से संबंधित है, देखिए सी का मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या है, बड़ा आकार का डीएनए अणु को पृथक करने हेतु विधि है, तो इसका क्या विधि है, पल्सड फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका विधि है, तो डी नंबर इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का डी नंबर। अगला क्वेश्चन क्या है, चयन योग्य मार्कर कैसे क्या होता है, चयन योग्य मार्कर के बारे में आपको बताना है। तो ये कैसा होता है, एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीन होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। हरा फ्लोरेसेंट होते हैं प्रोटीन, नहीं। एंटी मेटाबोलाइट प्रतिरोधक जीन होते हैं, हाँ ये भी होते हैं। यानी 1 और जो 3 होते हैं इसका करेक्ट आंसर होते हैं, तो 1 और 3 बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंद थर्ड का सही मान्यता स्थल क्या है, तो हिंद थर्ड का सही मान्यता स्थल क्या हो जाएगा, देखिए 5वां श्रृंखला हो जाएगा 5 डेश, उसके बाद फिर AAG हो जाएगा, उसके बाद फिर तीसरा डेश हो जाएगा TTC हो जाएगा, ठीक है। एडेनिन, क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है, ठीक है, और साइटोसिन ग्वाइनिन के साथ जुड़ता है, थाइमिन एडेनिन के साथ जुड़ता है, यही फिर क्रम चलते रहता है। तो साइटोसिन देखिए इसको उल्टा कीजिएगा तो सेम टू सेम इसी तरीके से हिंद क्रम बनाएगा, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अर्जित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में प्रमुख घटनाओं की क्रमिकता क्या है, तो इसके क्रम को व्यवस्थित करना है। तो पहला क्या हो जाएगा, सहायक टी कोशिका द्वारा एंटीजन की पहचान करना, यानी ए नंबर हो जाएगा इसका पहला नंबर। उसके बाद फिर कह रहा है कि क्या होगा, बी कोशिकाओं की सक्रियता, हाँ ये भी बी, ए के बाद बी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद प्लाज्मा कोशिकाओं का क्लोनल विस्तार, ये हो जाएगा। फिर एंटीबॉडी का उत्पादन, फिर एंटीजन का तटस्थता, यानी कि सेम इसी क्रम में ये व्यवस्थित होगा ABCDE के क्रम में। तो ABCDE का क्रम किस में है, सी नंबर में है, तो सी नंबर से मैच कर रहा है, इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा। नीचे दिए गए सत्यापन AS और कारण आर के लिए सही विकल्प को इसको चुनना है और आपको आंसर बताना है, ठीक है। पहला जो है, मक्के के दानों में रंगों की विभिन्नता देखी जाती है, ये बिल्कुल सही है। ट्रांसपोजोन जीनों के भीतर नए स्थानों में कूदकर जीनों के अभिव्यक्ति को प्रभावित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी सही। AS जो है आर की सही तरीके से व्याख्या भी करती हैं, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन। एफ सेंगर डीएनए अनुक्रम विधि में डीएनए चेन की लंबाई बढ़ाने हेतु किसका उपयोग करते हैं, 100वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टोपो आइसोमेरेज, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, डीएनए आइसोमेरेज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आशा करता हूँ कल के लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।